वर्ल्ड वॉर वन असल में क्यों हुआ था? क्या यह सिर्फ एक अचानक हुई घटना थी या इसके पीछे कई सालों की जटिलता और तनाव छुपा था? इतिहास की किताबों में अक्सर एक ही वजह बताई जाती है, लेकिन असलियत कहीं ज्ञात या गहरी और उलझी हुई है। क्या यह सिर्फ एक कत्ल की वजह से हुआ था या कुछ और भी था? आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या को अक्सर ट्रिगर माना जाता है, लेकिन क्या एक इंसान की मौत वाकई इतनी बड़ी तबाही ला सकती थी? सच तो यह है कि यूरोप एक सूखे जंगल जैसा था, जलने के लिए तैयार। सालों की दुश्मनी, शक और घमंड ने माहौल बना दिया था। हर थीश अपने पड़ोसी से डरता था और हर नेता अपनी ताकत दिखाने के लिए बेचैन था। ताकतवर साम्राज्य ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा के जाल में फंसे हुए थे। हर कोई अपनी ताकत साबित करने की वजह ढूंढ रहा था। राजाओं और जनरलों के लिए यह सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और वर्चस्व की लड़ाई थी। यह सिर्फ एक चिंगारी की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की है कि पूरा जंगल इतना खतरनाक तरीके से सूखा कैसे हो गया था। हर छोटी घटना, हर गलतफहमी, हर पुरानी दुश्मनी ने इस जंगल को और भी सूखा बना दिया था। आम लोग, किसान, मजदूर, बेटे एक ऐसे संघर्ष में फंस गए थे जिसे वे मुश्किल से ही समझ पाए थे। उन्हें बताया गया था कि यह गौरव और कर्तव्य के लिए था, लेकिन असल में वे एक ऐसी लड़ाई में झोंक दिए गए थे जिसका कारण वे खुद नहीं थे। पर गौरव असल में है क्या? क्या यह कीचड़ भरी खाइयों में मिलता है या लड़ाई के बाद की शांति में? क्या यह उन सपनों में है जो युधिष्ठिर ने छीन लिए या उन कहानियों में जो घर लौटने वालों ने सुनाई? ग्रेट वॉर को समझने के लिए हमें सुर्खियों से आगे देखना होगा और असली कारणों को खोजना होगा। गठबंधन, गुप्त समझौते और वो वादी जो नेताओं ने एक दूसरे से किए थे, जिनका बोझ आम लोगों को उठाना पड़ा। महत्वाकांक्षा और घमंड, ये वो ताकतें थीं जिन्होंने देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया और लाखों लोगों की किस्मत पीठ हिल दी। चलो पर्दे हटाते हैं और देखते हैं कि दुनिया कैसे अंधकार में डूब गई। शुरू करते हैं। असली वजहें जानने के लिए हमें इतिहास की गहराई में उतरना होगा, जहां हर कहानी, हर फैसला और हर भावना ने इस महायुद्ध की आग को भड़काया। सोचो, एक स्कूल का मैथ्यान जहां सब गैंग बना लेते हैं, हर ग्रुप अपने दोस्तों के साथ खड़ा है और हर कोई अपने अपने झुंड में सुरक्षित महसूस करता है। ये ग्रुप्स एक दूसरे की रक्षा करने का वादा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर एक पर हमला हुआ तो बाकी सब उसके साथ खड़े हो जाएंगे। 1914 से पहले यूरोप ऐसा ही देखता था। थियो मुख्य गठबंधन बन चुके थे और हर देश अपने अपने दोस्तों के साथ मजबूती से खड़ा था। एक तरफ था ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, जो एक दूसरे की एमिटीद का वाथिया कर चुके थे। दूसरी तरफ था ट्रिपल एंटेंटे, फ्रांस, रूस और ग्रेट ब्रिटेन, जो अपने अपने डर और दुश्मनी के कारण एक साथ आ गए थे। ये गठबंधन कागज पर तो शांति बनाए रखने के लिए थे, ताकि कोई भी देश अकेला महसूस न करे और सबको सुरक्षा मिले। लेकिन असल में इन वाथियों ने एक उलझा हुआ जाल बना दिया, जिसमें हर कोई फंसता चला गया। अब कोई भी छोटा सा झगड़ा या विवाद सभी बड़ी ताकतों को युद्ध में खींच सकता था, क्योंकि सबने एक दूसरे की एमिटीद का वाथिया किया था। डर और शक बढ़ गया। हर देश को लगता था कि बाकी उस पर हमला कर सकते हैं। जर्मनी को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा। फ्रांस को पुराने अपमान का बिठेला लेना था, खासकर 1871 की हार के बाद। रूस स्लाव लोगों की रक्षा करना चाहता था, खासकर बाल्कन क्षेत्र में, जहां उसके अपने हित थे। और ब्रिटेन को जर्मनी की बढ़ती नौसेना का डर था। नतीजा, हथियारों की होड़ शुरू हो गई। हर कोई खुद को सबसे ताकतवर बनाना चाहता था। हर देश ने बड़ी सेनाएं और नए हथियार बनाए, यह सोचकर कि इससे वे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इससे तनाव और बढ़ गया। सब और ज्यादा घबराए हुए और आक्रामक हो गए, जैसे कोई भी पलटवार कर सकता है। गठबंधन ऐसी दीवारें बन गए जिन्होंने सबको अंदर फंसा लिया। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अब हालात ऐसे थे कि कहीं भी एक छोटी सी चिंगारी पूरे महाद्वीप को आग लगा सकती थी, क्योंकि सब तैयार बैठे थे। वाथियों और डर के इस जाल ने यूरोप को एक बारूद के ढेर में बिठेल दिया था, जो बस एक माचिस का इंतजार कर रहा था। युद्ध को रोकने के बजाय इन गठबंधनों ने युद्ध को टालना नामुमकिन बना दिया। अब कोई पीछे नहीं हट सकता था। पूरे यूरोप में बेचैनी थी और तबाही के लिए मंच पूरी तरह तैयार था। अब बस एक ट्रिगर की जरूरत थी और सब कुछ बिठेलने वाला था। एक और वजह, साम्राज्यवाद।
बड़ी ताकतें भूखी थीं, खाने की नहीं बल्कि जमीन और संसाधनों की। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और तीसरे थीश अफ्रीका और एशिया में उपनिवेश हथियाने की होड़ में थे, धन और रुतबे के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। जर्मनी, जिसे लग रहा था कि उसे छोड़ दिया गया है, अपनी सूरज में जगह चाहता था, जिससे प्रतिथेवंथेवी घबरा गए। इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने यूरोप में तनाव बढ़ा थे। साम्राज्यवाद सिर्फ अर्थशास्त्र के बारे में नहीं था, यह गौरव और सांस्कृतिक श्रेष्ठता में विश्वास के बारे में था। कॉलोनीजों के लिए हॉर्ड ने थियोनिया के हर कोने को यूथेद का मैथियन बना थिया। इन कॉलोनीजों से मिली थ्योलत से उन विशाल सेनाओं का खर्चा चला जो अब यूरोप में आमने सामने थीं। साम्राज्यवाद ने आने वाले यूथेद को सचमुच वैश्विक बना थिया। राष्ट्रवाद थे, अपने थीश के लिए गहरा गर्व पूरे यूरोप में जल रहा था। यह सिर्फ गर्व नहीं था, यह श्रेष्ठता में विश्वास था, राष्ट्र के लिए लड़ने और मरने की इच्छा थी। इस हम बनाम वे की मानसिकता ने समझौता करना असंभव बना थिया। बाल्कन में सर्ब जैसे छोटे समूह आजादी का सपना थीक रहे थे, ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे साम्राज्यों को धमकी थी रहे थे। राष्ट्रवाद ने लोगों को एकजुट किया, लेकिन उन्हें अंधा भी कर थिया, पड़ोसियों को दुश्मन बना थिया। सरकारों ने प्रचार के साथ इस आग को हवा दी, लाखों लोगों को यह समझाते हुए कि यूथीद नोबल था। युवा पुरुष अपनी राष्ट्र की महानता साबित करने के लिए उत्सुकता से मार्च कर रहे थे। राष्ट्रवाद वह भावनात्मक ईंधन था जिसने यूथीद को न केवल संभव बल्कि लोकप्रिय भी बना दिया। यह थियोधारी तलवार थी, जोड़ती भी थी और नष्ट भी करती थी। 28 जून 1914 को सारायेवो की शांत सुबह अचानक इतिहास के सबसे बड़े तूफानों में बीठल गई। एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे यूरोप को हिला थिया। ऑस्ट्रो हंगेरियन सिंहासन के वारिस आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की हत्या गावरिलो प्रिंसिप ने की, जो एक युवा सर्बियाई राष्ट्रवादी था। यह हमला सिर्फ थियो लोगों की जान नहीं ले गया, बल्कि पूरे महाद्वीप की किस्मत बिठेलने वाला साबित हुआ। यह हत्या वह माचिस थी जिसने यूरोप के सूखे जंगल में आग लगा दी। अस्थियों से जमा तनाव और प्रतिथेवंथेविता अब खुलकर सामने आ गई। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को थियोशी ठहराया और बेहद सख्त मांगे रखीं, जिन्हें पूरा करना लगभग नामुमकिन था। जब सर्बिया उन सभी शर्तों को स्वीकार नहीं कर सका, तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने यूथेद की घोषणा कर दी। यूरोप की शांति अब खतरे में थी। गठबंधन हरकत में आ गए। रूस ने सर्बिया की रक्षा के लिए अपनी सेना जुटाई, क्योंकि वह खुद को स्लावों का रक्षक मानता था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी का करीबी सहयोगी, रूस और फ्रांस पर यूथेद की घोषणा करते हुए मैथियान में कूद पड़ा। ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो गया, क्योंकि वह बेल्जियम की स्वतंत्रता की गारंटी देने के लिए बाध्य था। डोमिनोज एक के बाद एक गिरते चले गए। हर थीश अपने अपने गठबंधन में बंधा हुआ था और यूथेद की आग फैलती गई। जो एक स्थानीय संकट के रूप में शुरू हुआ था, वह कुछ ही हफ्तों में एक वैश्विक युद्ध में बिठल गया। लाखों लोग हथियार उठाने को मजबूर हो गए। सारायेवो में चली थियो गोलियों ने पूरी थियोनिया को आग में झोंक दिया। लोग स्तब्ध थे। किसी को अंत्याजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। गठबंधन, प्रतिथेवंथेविता और घमंड ने तनाव को रोकना असंभव बना थिया। नेताओं की गलतफहमियों और अहंकार ने हालात को और बिगाड़ थिया। और अब यूरोप के मैथियनों में यूथेद की गूंज सुनाई देने लगी थी। विश्व यूथेद की शुरुआत हो चुकी थी। यूथेद वैसा नहीं था जैसा लोगों ने सोचा था। सैनिकों को खाइयों में अंतहीन कीचड़, चूहे, जूं और मौत का सामना करना पड़ा। ट्रेंच वॉरफेयर का मतलब गंठगी में रहना था, स्नाइपर, गोले और जहरीली गैस के लगातार डर के साथ। गोइंग ओवर द टॉप नो मैंस लैंड में जाना मौत की सजा थी। नए हथियार, मशीन गन, तोपखाना, गैस ने हत्या को कुशल और इम्पर्सनल बना दिया। सोम और वर्थियून जैसी लड़ाइयां सेंसलेस स्लॉटर के प्रतीक बन गईं। यूथेद एक औथयोगिक नरसंहार था, न कि एक हीरोइक क्वेस्ट। हकीकत थेउक था, गौरव नहीं। सारे घाव देखते नहीं थे। सैनिक टूटे हुए थैमाक के साथ घर लौटे, जिसे अब हम पीटीएसडी कहते हैं। उस समय इसे शेल शॉक के रूप में गलत समझा गया और अक्सर सख्ती से इलाज किया गया। कई चुपचाप सहते रहे, अपने दर्द को समझा नहीं पाए। घर पर परिवारों को चिंता, नुकसान और कठिनाई का सामना करना पड़ा। यूथेद ने सामाजिक ताने बाने को फाड़ थिया, एक पीढ़ी को खोया हुआ और थ्यूकी छोड़ थिया।
युद्धेद के निशान बंटियों के शांत होने के बहुत बाद तक रहे। असली कीमत टूटे हुए जीवन और हॉन्टेड याथियों में मापी गई। युद्धेद कहानियों पर आधारित होता है, वीरता, गौरव और शांति के वाथियों की कहानियों पर। नेताओं ने इसे सभी युद्धेदों को खत्म करने वाला युद्धेद कहा, लेकिन वर्साई की संधि ने अगले संघर्ष के लिए बीज बोए। वीरता की कहानी ने औद्योगिक नरसंहार के आतंक को छिपा थिया। जीत का मतलब था लाखों मरे हुए, अर्थव्यवस्थाएं तबाह और राष्ट्र थ्यो की। यहां तक कि विजेताओं ने भी एक भयानक कीमत चुकाई। यह विचार कि युद्धेद सच्ची जीत ला सकता है एक खतरनाक भ्रम था। असली सीख, इस तरह के युद्धेद में कोई विजेता नहीं होता। कहानियों ने लोगों को थेलासा थिया, लेकिन सच्चाई कहीं जातिया थ्योखत थी। हमें इन कहानियों को तोड़ना होगा ताकि हम असली कीमत समझ सकें। तो वर्ल्ड वॉर 1 के पीछे की सच्चाई क्या थी? यह गठबंधन, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद का एक परफेक्ट तूफान था। डर, लालच और घमंड का। युद्धेद ने थ्योनिया को बीठेल थिया, लेकिन किसी भी जीत से जाथिया कीमत पर। थ्योनिया ने अपनी मासूमियत और प्रगति में विश्वास खो दिया। 1914 की गूंज आज भी हमें परेशान करती है। राष्ट्रवाद, प्रतिथेवंथेविता और शक अभी भी मौजूद हैं। ग्रेट वॉर की कहानी एक चेतावनी है, चीजें तेजी से बिखर सकती हैं। जिन लोगों ने अपनी जान दी, उन्हें सबसे अच्छी श्रद्धांजलि ये है कि हम उनके बलिदान से सीखें और संघर्ष के बजाय समझदारी चुनें। यही युद्धेद का असली सबक है।